हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के क्विक रिवीजन के आगे की सीरीज़ में चलते हैं। आज हम लोग सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट का हम लोग पढ़ लिए थे। गांधी जी क्यों स्टार्ट किए थे सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। गांधी जी के 11 डिमांड्स थे जिसको ब्रिटिशर ने फुलफ़िल नहीं किया था। और वो क्या 11 डिमांड्स थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। ये 11 डिमांड्स पूरा नहीं होने की वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो 1930 से 1934 तक चला था। देखिए, इसमें कहा जाता है कंसिडर्ड अ सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में जो चला था, उसके बाद का ये सेकेंड मेजर नेशनल मूवमेंट कंसिडर किया जाता है गांधी जी का। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में जो फर्स्ट एक्टिविटी हुई थी, उस फर्स्ट एक्टिविटी का नाम था डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च का बहुत सारे बुक में लिखा गया है कि ये 2 स्टेज में चला था, 2 स्टेज में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कहता है 12 मार्च 1930 से चला था। सेकेंड 1932 में जनवरी में चला था, जो 1934 तक चला था। 1932 तक इसलिए था क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए थे आईएनसी के तरफ से, उस टाइम में सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को होल्ड कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है 2 फेज में सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता है वाई सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्टेड। तो हम लोग एक मेजर रीज़न तो पढ़ लिए थे, गांधी जी के 11 डिमांड्स को पूरा नहीं करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें कहता है मेजर रीज़न क्या है। गांधी जी 11 पॉइंट डिमांड वाज बीइंग रिजेक्टेड। फर्स्ट पॉइंट ये था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सेकंड कहता है 1929 में ग्लोबल डिप्रेशन और इन्फ्लेशन हाई हो गया था उस टाइम पे, और लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड उठ चुकी थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड, इस वजह से। थर्ड पॉइंट कहता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये भी एक वजह था, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। चलिए, और एक फोर्थ पॉइंट क्या कहा जाता है, साइमन कमीशन के वजह से, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो इंडिया के फेवर में नहीं था। इसके वजह से क्या सब रिपोर्ट में था वो हम लोग पढ़ लिए थे ऊपर पे, जो नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट एक्टिविटी सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में क्या था, डांडी मार्च था। डांडी मार्च को कब स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930, और एंड कब किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। ये दोनों डेट याद रखना है आप लोग को। स्टार्ट हुई थी 12 मार्च को और एंड हुई थी 6 अप्रैल को। ठीक है, ये कितने दिन का चला था, ये 24 डेज का मार्च था, 24 डेज का मार्च था ये। चलिए, ये पूछा गया था 67th बीपीएससी में क्वेश्चन कि डांडी मार्च जो थी वो कितने दिन की मार्च थी, तो 24 डेज का मार्च था। गांधी जी मार्च द साल्ट सत्याग्रह फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद विथ 78 फ्लोवर्स। कितने फ्लोवर्स थे, 78 फ्लोवर्स। कितने माइल्स चले थे अप्रोक्स, 240 माइल्स था, या फिर 385 किलोमीटर कहा जाता है। 240 माइल्स, और इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 385 किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इतना चला गया था। देखिए, गांधी जी कहते हैं साल्ट को ही क्यों चुना गया था, चूज साल्ट बिकॉज ही सेड साल्ट वाज यूज्ड बाय ऑल द पीपल
हिंदू मुस्लिम रिच पुअर एंड इट विल बी यूनिटी ऑल पीपल इन कंट्री। इसका क्या मतलब है? गांधी जी कहते थे, गांधी जी साल्ट को इसलिए चुने थे, गांधी जी का ना था साल्ट, नमक जो है वो सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो कोई भी हो, चाहे वो रिच हो पुअर हो, जो भी पीपल हो, सभी को साल्ट नमक यूज़ करते हैं खाने में। तो ये एक सिंबल देता है पीपल को यूनाइट करने के लिए कंट्री में, इसलिए इन्होंने नमक को चुना था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि साल्ट पे जो टैक्स कलेक्शन होता था ब्रिटिश के तरफ से वो 18.5 था, जो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हुआ करता था। अकेले साल्ट से 18.5 का रेवेन्यू कलेक्ट करता था ब्रिटिशर ने, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम साल्ट। अब देखिए, मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिशर, और नमक पे जो था ब्रिटिशर का मोनोपोली हुआ करता था। देखिए ऑन 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, गांधी जी 6 अप्रैल क्या था उस दिन को कंप्लीट हुआ था डांडी मार्च, ठीक है। तो ऑन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी एड्रेस किए थे पीपल को कि वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ मेक साल्ट, मतलब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब पीपल को एड्रेस किए थे, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि साल्ट लॉ को आप लोग को वायलेट करना है। कैसे वायलेट करना है? खुद से नमक बना के, खुद से आप लोग नमक बनाइए, उसका विरोध कीजिए। दूसरा कहे थे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब नमक पे किसी तरह का टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। तीसरा देखिए, वुमेन्स को जो बोला गया था, लिकर, फॉरेन क्लोथ्स, ओपियम, ये सभी जहाँ भी दुकान है, मतलब लिकर का जहाँ भी दुकान है, फॉरेन क्लोथ्स का, ओपियम का जहाँ भी दुकान है, उस दुकान के आगे में धरना दे देना है, ताकि दुकान वाले को सोचना पड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेट इसको जो बेचा जाता था वो कोई न कोई इंडियन ही हुआ करता था। फोर्थ पॉइंट देखिए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये तो हम लोग जान रहे हैं। एबंडन ऑफ फॉरेन टाइटल्स एंड जॉब्स, ये तो सेम है जो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के समय चला था। बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, ये भी उस समय का था। यूज चरखा फॉर यार्निंग, ये था एक इम्पॉर्टेंट, क्या चरखा यूज़ करने के लिए कहा गया था यार्निंग के लिए, ठीक है। 8th वन देखिए, एंश्योर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज पैरामाउंट, मतलब एंश्योर करना है कि हमें ट्रूथ और नॉन वायलेंस को सर्वोपरि रखना है, ठीक है, ये था। अब देखिए, ये सब तो इसका गांधी जी एड्रेस किए तो उस समय क्या क्या करना था, कैसे करना था, ये बता रहे थे। अब लीडर देखिए, साउथ इंडिया में लीडर कौन हुआ करते थे? साउथ इंडिया में जो लीडर थे, देखिए इंडिया का कोस्टल बाउंड्री ऐसे है, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। कहता है मालाबार कोस्ट यहाँ पे पड़ता है, इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है, जहाँ केरला सब है। तो मालाबार कोस्ट में कहता है लीडर थे, कौन थे? के कलप्पन और के माधवन। इसको अगर याद रखना हो तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मालाबार कोस्ट, मालाबार को हाँ केरला में है, केरला साइड में, ठीक है। तो केरला साइड में है तो के फॉर केरला, के फॉर कलप्पन, के माधवन, ऐसे आप लोग ट्रिक से सिर्फ याद करने के लिए है ये। अब देखिए ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु किधर पड़ता है? ईस्टर्न घाट में पड़ता है। तो ईस्टर्न घाट में इस साइड कौन हुआ करते थे? सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी हुआ करते थे। अब कहते हैं मालाबार कोस्ट में जो लीडर था वो ट्रेवल किए थे कैलीकट से पेनियार तक, और सी राजा गोपालाचारी जो थे वो ट्रेवल किए थे ट्रिचेपल्ली टू वेदनियाम तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये
धरसेना है ना इन गुजरात, पहले ये बम्बई में हुआ करता था, अब ये गुजरात का पार्ट बन चुका है धरसेना, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ था, सेंटर था ऑफ द मूवमेंट का, जो गांधी जी दांडी मार्च किए थे, दांडी मार्च साबरमती से चल के धरसेना तक आए थे। तो ये धरसेना अभी कहाँ है, गुजरात में, उसमें बम्बई में हुआ करती थी। साल्ट लॉ यहीं पे ब्रेक किया गया था। 5 मई 1930 को गांधी जी को धरसेना से ही अरेस्ट किया गया था, ठीक है। ये याद रखना है, कब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, धरसेना से अरेस्ट किया गया था 1930 को। कब, 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। आफ्टर अरेस्ट ऑफ गांधी जी को अरेस्ट होने के बाद फ्रंट लाइन लीडर जो थे लाइक सरोजनी नायडू, अब्बास तैयब जी, इमाम साहेब, मनिक लाल गांधी, ये सब लीड किए थे किसको, रिवोल्ट को। अब देखिए धरसेना में एक बहुत बड़ा घटना घटी थी, उस घटना को हम लोग को इसमें याद रखना है। उस घटना में क्या था, इन धरसेना लाठी चार्ज वॉज डन टू अरेस्ट गांधी जी। गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए धरसेना में लाठी चार्ज किया था। यहाँ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी था इस समय जिसमें लाठी चार्ज हो रही थी। उस अमेरिकन जर्नलिस्ट का क्या नाम था, वेब मिलर, यही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम याद रखना है आप लोग को। कौन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, तो कौन थे, वेब मिलर थे। हु सेड आई हैव नेवर सीन ए रथलेसनेस सीन लाइक धरसेना। क्या बोल रहा था वो, कि हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था, हमने कभी ऐसा रूथलेसनेस सीन देखा ही नहीं था जो हमने धरसेना में देखा था लाठीचार्ज के दौरान, ठीक है। अब देखिए सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट में हम लोग साउथ इंडिया का लीडर पढ़ लिए, अब कुछ अदर स्टेट का लीडर पढ़ते हैं। मणिपुर में कौन लीड कर रही थी इसको, रानी गाइडलू। गाइडलू को रानी का उपाधि कौन दिए थे, जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा जाता है बहुत बार कि रानी गाइडलू को रानी की उपाधि किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। पेशावर में कौन थे, चंद्रा सिंह। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसमें कौन थे, खान अब्दुल गफ़ार खान। इनको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा में कौन थे, गोपी चंद। और अब देखिए बिहार में तो नमक होता नहीं था, समुद्र तो था नहीं जो बिहार में नमक बनता, साल्ट बनता, तो इसलिए नमक के जगह पे चौकीदारी टैक्स का विद्रोह हुआ था जिसको बंद करने की डिमांड की गई थी। और उसी तरह खेड़ा कहाँ है, गुजरात में क्या हुआ था, लैंड रेवेन्यू टैक्स को स्टॉप करने के बाद कहा गया था प्लेस ऑफ साल्ट टैक्स के जगह पे। चलिए, होप यू ऑल आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए रेड कुर्ती मूवमेंट ये कब चला था, 1930 में चला था सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के साथ में, बट ये कहाँ चला था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है। लेड बाय खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, बादशाह खान और फ़खरे अफ़गान के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम हम लोग को याद रखना है। कौन सा, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और फ़खरे अफ़गान। अब्दुल गफ़ार खान का एक मैगज़ीन हुआ करता था, उस मैगज़ीन का नाम था फ़ख्तून 10 रोज़ा। क्या नाम था, फ़ख्तून 10 रोज़ा के नाम से उस मैगज़ीन को जानते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन जो अब्दुल गफ़ार खान ने बनाई थी उसका नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का खुदाई खिदमतगार, ठीक है। ये सब हम लोग को याद रखना, एक हम लोग सेपरेट वीडियो में भी पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। आगे चलिए, देखिए फिर नॉर्थ ईस्ट में और क्या हो रहा था, जेडोंग मूवमेंट चला था उस समय। किस समय, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के समय में। जेडोंग मूवमेंट का मणिपुर में क्या हुआ, नागास लेड द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जेडोंग। रानी गाइडलू लेड द मूवमेंट आफ्टर जेडोंग हैंग। जेडोंग एक लीडर हुआ करते थे जो मूवमेंट चलाए थे मणिपुर में नागास के लिए। जब जेडोंग को हैंग कर दिया गया था, मतलब फांसी दे दी गई थी, तब उसके बाद रानी गाइडलू ने इसको लीड किया था।
टाइटल ऑफ क्यों मीन्स रानी का टाइटल किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रानी गाइडलू को लक्ष्मीबाई ऑफ नागालैंड से भी जाने जाते हैं। और ये जो थी रानी गाइडलू, ये सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट से रिलेट करती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि रानी गाइडलू किस मूवमेंट से रिलेट करती है, या जेडोंग मूवमेंट कब चला था, किसके पैरेलल में चला था। तो ये सब याद रखना है हम लोग को कि सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट के साथ चला था। अब देखिए, जब सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट चला तो इसको रोकने के लिए गवर्नर जनरल भी प्रयास, उसमें गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? इरविन, उन्होंने भी प्रयास कर रहा था, और ब्रिटेन के पीएम ने भी। और इसी समय हम लोग को पता है कि साइमन कमीशन का 1930 में रिपोर्ट भी आया था, साइमन कमीशन का, जो हम सब ने पढ़ा। उस रिपोर्ट में क्या था, तो उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिशर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। देखिए, टू डिस्कस ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट सजेस्टेड बाय लॉर्ड इरविन के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जिसमें मेजर पार्टी को बुलाया जाए और बैठ के हम इस रिपोर्ट पे चर्चा कर सकें। क्योंकि इसका विरोध भी हो रहा था, उसमें मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट भी भारत में चल रहा था। तो जिसके वजह से ये सब को रोकने के लिए इरविन ने इसका विचार किया, किसका? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का। तो 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। चलिए, अब देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट तो हम लोग को एक पहले बेसिक याद रखना है कि सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता, ऑल 3 सभी लंदन में हुआ था। लंदन में भी कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। हेल्ड इन लंदन सेंट जेम्स प्लेस 12 नवंबर 1930 को 9 जनवरी 1931, मतलब 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था। और हुआ था कहाँ? लंदन में। लंदन में किस प्लेस पे? सेंट जेम्स प्लेस पे। चलिए, ऑब्जेक्टिव देखिए क्या था। अप्रूवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। क्या था कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, रिकमेंडेशन था, उस पर अप्रूवल लेना था। इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। इनोग्रेटेड बाय जॉर्ज V। जॉर्ज V कौन हुआ करते थे उस समय? इंग्लैंड के राजा थे। ठीक है, तो इनोग्रेटेड बाय जॉर्ज V। ये पूछा जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो इनोग्रेशन हुआ था वो किसने किया था, उसमें कौन थे वहाँ के राजा? तो जॉर्ज V हुआ करते थे। चेयर्ड बाय, कौन इसको चेयर कर रहे थे? रामसे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे? उस समय के पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटेन के, पीएम ऑफ ब्रिटेन। चेयर्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड। चलिए, तो इसमें कितने डेलीगेट पार्टिसिपेट किए थे? 89 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसको। अब देखिए, डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। 16 ब्रिटेन से थे, ब्रिटेन के ही अधिकारी लोग थे, मेंबर थे। 16 प्रिंसली स्टेट से बिलोंग किए थे। 57 ब्रिटिश इंडिया से थे। आईएनसी ने बॉयकॉट किया था, बॉयकॉटेड दिस एंड नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी। तो यही पूछा जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग को याद रखना है, आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कांग्रेस की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। दलित की तरफ से BR अम्बेडकर साहब गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान गए थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तीनों, कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं, दलित की तरफ से BR अम्बेडकर,
मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान गए थे। चलिए अब देखिए आगे, मॉडरेट्स के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तेज बहादुर सप्रू ने। मॉडरेट्स की तरफ से तेज बहादुर सप्रू ने, एंग्लो इंडियन से केटी पॉल ने, हिंदू महासभा से जयकर एन मुंजी ने, सिख के तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह और ट्रेडर के तरफ से होमी मोदी। अब देखिए आप लोग को याद क्या क्या रखना है इसमें। आप लोग को याद रखना है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं था। दलित का आपको याद रखना है, बी आर अम्बेडकर। आप लोग को ये याद रहेगा क्योंकि दलित का मसीहा कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। मुस्लिम लीग की तरफ से फेमस कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, ये दोनों का याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट्स का याद रखेंगे। मॉडरेट्स की तरफ से कौन था? तेज बहादुर सप्रू। हिंदू महासभा से पूछा गया है, हिंदू महासभा से कौन थे? जयकर एंड मुंजी, दो थे, जयकर और मुंजी। किससे? हिंदू महासभा से, ये याद रखना है। सिख के तरफ से कौन थे? सरदार संपूर्ण सिंह और ट्रेडर के तरफ से होमी मोदी। अब देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट आया था। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूनियन का बना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस में दिया गया, और डायरकी एट सेंटर। डायरकी मतलब द्वैध शासन, कहाँ पे? सेंटर में। द्वैध शासन कहाँ पे? सेंटर में आया, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगा प्रोविंस में। प्रोविंस मतलब मीन्स स्टेट, उस समय के स्टेट जो थे। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और आईएनसी जब पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। वो इसलिए क्योंकि आईएनसी ही मेजॉरिटी इंडिया को बिलोंग करती थी। तो ब्रिटेन से दबाव आया यहाँ के गवर्नर जनरल को, वाइसरो कौन थे? इरविन। क्या दबाव आया हुआ था कि किसी तरह आईएनसी को पार्टिसिपेट करवाया जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसके लिए प्रयास किया गया इरविन के तरफ से, उस समय के वाइसरो जो थे इंडिया में, इरविन के तरफ से। तो उन्होंने कुछ प्रयास किया था, तो हम लोग देखेंगे क्या प्रयास हुई थी। उन्होंने प्रयास किया, तो जिस प्रयास को किया गया और आईएनसी रेडी हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो एग्रीमेंट साइन हुई, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि आईएनसी की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था इरविन के साथ अपने बात को रखने में, उनके अपने डिमांड को रखने में। इसलिए इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। देखिए अब ये पैक्ट कब साइन हुआ, पहले छोड़ दीजिए, पहले देखते हैं हम लोग। जनवरी 25, 1930 को गांधी जी वॉज रिलीज्ड। हम लोग जान रहे थे कि गांधी जी को अरेस्ट किया गया था 1930 में, ठीक है। पढ़े थे वे मई 1930 में, 5 मई को 1930 को सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के समय गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है अदर सेना से लाठीचार्ज के दौरान। उस समय कौन थे? अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर। तो जनवरी 25, 1931 को गांधी जी को रिलीज़ किया जाता है। 25 जनवरी को रिलीज़ होते हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो याद रखना, ये डेट पूछा जाता है 5 मार्च, 5 मार्च का डेट याद रखना है। कब? 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसको कि दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। और एक हम लोग और एक पैक्ट पढ़े थे, दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट। किसके बीच में था? गांधी जी और दास।
यहाँ कौन सा है, गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि उस समय इरविन कहाँ रहते थे, दिल्ली में। कैपिटल शिफ्ट हो चुका था दिल्ली 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को शिफ्ट हो चुका था। तो जब इरविन दिल्ली में बैठते थे, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। दिल्ली में साइन हुआ होगा, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता होगा। ऐसे हम लोग इसको सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक रखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, ये किसके एफर्ट पे हुआ, कौन इसमें एफर्ट लगाया था? एम.आर. जयकर एंड तेज बहादुर सप्रू। एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू कौन सा, किसको ये लोग बिलोंग किए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तेज बहादुर सप्रू और देखिए यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू मॉडरेट्स को और जयकर हिंदू महासभा को। तो दोनों का याद रखना है हम लोग को, ये दोनों पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू मॉडरेट्स को और जयकर हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा जितने बार रिवाइज करेंगे उतना आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए अब इस पैक्ट में क्या हुआ था, इस पैक्ट में क्या क्या बोला गया था, गांधी जी की तरफ से क्या क्या डील हुई थी दोनों के बीच में, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया साल्ट फ्री होगा। जो भी कोस्टल एरिया में पीपल रह रही है वो उसके लिए साल्ट फ्री होगा, ठीक। अब देखिए, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट फॉरेन गुड्स, ओपियम एंड लिकर शॉप वेयर अलाउड किया जाए। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा एट फॉरेन गुड्स, ओपियम एंड लिकर शॉप वेयर अलाउड। ऑर्डिनेंस इश्यूड डूरिंग द ड्यूरेशन विल बी टेकन बैक। मीन्स इसका इस सेंटेंस का क्या था कहना, यह सेंटेंस कह रहा है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के समय जो भी ऑर्डिनेंस पास किया गया था वो टेकन बैक होगा। मीन्स उसको वापस लिया जाए, इस चीज़ पे सहमति हुई थी। अब देखिए फिर कहता है गवर्नमेंट जॉब रिजाइन विल बी बैक ऑन सिंपैथी। इस आंदोलन के दौरान जिसने भी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया था उस सभी को वापस लिया जाएगा जॉब पे ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथी के बेसिस पे। सिंपैथी मीन्स हमदर्दी। सीज्ड प्रॉपर्टी विल बी रिटर्न। जो भी प्रॉपर्टी को सीज किया गया था उसको रिटर्न बैक किया जाए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर को पकड़ा गया है उसको रिलीज़ किया जाए। सिविल डिसोबिएंट विल बी सस्पेंडेड। सिविल डिसोबिएंट को सस्पेंड करने की बात कही गई। हम लोग पढ़े थे कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को 2 स्टेज में किया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि इस गांधी इरविन पैक्ट में सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को सस्पेंड करने की बात कही गई थी। कांग्रेस विल बी पार्टिसिपेटेड ऑन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये VVI है, इसको याद रखेंगे। फिर देखिए डिमांड फॉर एबोलिशन ऑफ साल्ट लॉ एंड डिमांड फॉर बॉयकॉट ऑफ विल बी विथड्रॉन। क्या मतलब है? डिमांड जो थी एबोलिशन ऑफ साल्ट लॉ को और डिमांड जो थी बॉयकॉट का उसको विथड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, ये सब डिमांड रखा गया था गांधी जी के तरफ से गांधी इरविन पैक्ट में। आप स्टेटमेंट आफ्टर पैक्ट मतलब पैक्ट साइन होने के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया था लीडर की तरफ से वो पूछा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसी पैक्ट के बाद कहा था 2 महात्मास मिलन, मतलब 2 महात्मा का मिलन हो रहा है, इसी पैक्ट के बाद बोला गया था। एलन कैम्पबेल जॉनसन गांधी जी गोट कंसोलेशन प्राइज, मतलब एलन कैम्पबेल जॉनसन एक ब्रिटिशर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को कंसोलेशन प्राइज़ मिला है। इसका मतलब था कि
गांधी जी जो जेल में थे उनको जो रिलीज़ किया गया था वो इसी के लिए किया गया था, गांधी इरविन पैक्ट करने के लिए। ये एक कंसोलेशन प्राइज़ के रूप में उसको देखा जाना चाहिए। ये किसका कहना था? ये एलन कैम्पबेल जॉनसन का कहना था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। चलिए, ये सब था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट का क्या हुआ, क्यों हुआ गांधी इरविन पैक्ट, हम लोग पढ़ लिए। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब आईएनसी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, क्योंकि आईएनसी एक मेजर पार्टी थी इंडिया में उस समय। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है? 7 सितंबर 1931 को। प्लेस कहाँ है? लंदन, सेंट जेम्स प्लेस में हुआ था। हम लोग पढ़े थे सेंट जेम्स प्लेस में। देखिए, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, वाइसरॉय इंडिया में चेंज हो गया। ये अब आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन था? इरविन था वाइसरॉय। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन हो गया? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन हो गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, तो आप लोग को याद रखना। और क्राउन कौन हुआ करते थे? राजा कौन थे? जॉर्ज फाइव ही थे। और पीएम कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड ही थे, सेम थे सब। बस वाइसरॉय का चेंज हुआ था इंडिया में। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 31 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने थे? 89। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 31 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, पार्टिसिपेशन का हम लोग कुछ पढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन में कहता है, पार्टिसिपेशन में क्या कहता है? पार्टिसिपेशन में कहा जाता है कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, महात्मा गांधी का पूछा जाता है, जब पार्टिसिपेट महात्मा गांधी जी किए थे तो ये लंदन गए थे। तो लंदन में कहाँ पे रुके थे? ये किंग्स प्लेस में रुके थे। और मीटिंग कहाँ हो रही थी? सेंट जेम्स प्लेस में। ये याद रखना है, मीटिंग सेंट जेम्स प्लेस में थी। और गांधी जी रुके कहाँ थे? स्टे कहाँ किए थे? किंग्स प्लेस में। और जिस शिप से गए थे गांधी जी, उस शिप का नाम था एसएस राजपूताना। ये दोनों याद रखना है आप लोग को। गांधी जी लंदन जाते हैं, स्टे करते हैं कौन सा प्लेस पे? किंग्स प्लेस पे। किस शिप से गए थे? एसएस राजपूताना से। ही टुक 2 पर्सन, अपने साथ 2 आदमी को लेके भी गए थे। किसको किसको? एक मदन मोहन मालवीय जी को और एक एनी बेसेंट को। 2 आदमी को ये साथ लेके जाते हैं। अब देखिए, तो हम लोग पढ़े कांग्रेस की तरफ से कौन? महात्मा गांधी। दलित के तरफ से BR अम्बेडकर। वुमेन की तरफ से सरोजिनी नायडू। बिजनेस के तरफ से GD बिरला। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना एंड आगा खान। अब हम लोग देखते हैं, देखिए फर्स्ट राउंड से इसको क्रॉस कराते हैं ताकि याद करने में आसान रहे। कांग्रेस में फर्स्ट राउंड में कोई नहीं था। सेकंड में कौन गए? महात्मा गांधी जी गए। दलित में फर्स्ट राउंड में BR अम्बेडकर थे, तो सेकंड में भी BR अम्बेडकर थे। फर्स्ट में वुमेन की तरफ से नहीं बताया गया था, सेकंड में वुमेन की तरफ से सरोजिनी नायडू थे। बिजनेस की तरफ से यहाँ पे GD बिरला जी थे। हिंदू महासभा से हम लोग वहाँ पढ़े थे, जयकर था। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग भी सेम था, मोहम्मद अली जिन्ना एंड आगा खान। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है गांधी जी लेफ्ट द मीटिंग वेंट बैक ऑन 1 दिसंबर 1931। गांधी जी ने मीटिंग को छोड़ दिया और वापस चले आए। कब? 1 दिसंबर 1931 को वापस वो निकले लंदन से। और इंडिया कब पहुँचे? इंडिया पहुँचते हैं वो 28 दिसंबर 1931 को। तो गांधी जी मीटिंग को क्यों लेफ्ट करते हैं बीच में ही? कोई आइडिया है आप लोग को? देखिए, एक्चुअली होता क्या है
जब गांधी जी वहाँ पे जाते हैं मीटिंग में, तो उस मीटिंग में कॉमनल अवार्ड की बात कही जाती है, कॉमनल अवार्ड की बात कही जाती है, जिसका गांधी जी फुल विरोधी थे, कॉमनल अवार्ड को। इसी इश्यू को लेके गांधी जी मीटिंग को छोड़ के बीच में ही वापस चले आते हैं। कब? 1 दिसंबर 1931 को निकलते हैं और इंडिया पहुंचते हैं 28 दिसंबर 1931 को। और इंडिया आके गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, आई हैव रिटर्न एम्प्टी हैंडेड इन इंडिया बट आई हैव नॉट अलाउड द ऑनर ऑफ आवर कंट्री टू बी टर्निश्ड। बहुत बड़ी बात है, कह दी थी। क्या कहते हैं, देखिए, मैं इंडिया वापस ज़रूर आया हूँ खाली हाथ, बट हमने कभी ब्रिटिशर को अलाउ नहीं किया हम अपने कंट्री के ऑनर को, यानी मान सम्मान को ठेस पहुँचे या उसको टर्निश मतलब होता है उसका चकनाचूर करना। मतलब अपने देश की मान सम्मान को हमने बनाए रखा है। हम भले हम खाली हाथ वापस आए हैं, बट हमने अपने देश की मान सम्मान गरिमा को बनाए रखा है। देखिए फिर क्या होता है, आफ्टर दिस सेशन गांधी जी अगेन स्टार्टेड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। हमने कहा था ना कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट दो स्टेज में चलता है। तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका, सेकेंड स्टेज कब होता है, जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस इंडिया आते हैं, तब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद तब जाके सेकेंड स्टेज सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। कहते हैं गांधी जी वॉज डिटेन एंड सेंट टू यरवड़ा जेल। यरवड़ा जेल कहाँ है, पूना में, ऑन 4 जनवरी 1932। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट रखना, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जब सेकेंड स्टेज चला था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का, तो उस समय गांधी जी को डिटेन करके कहाँ, किस जेल में रखा गया था, यरवड़ा जेल में। और यरवड़ा जेल है कहाँ पे, पूना में। चलिए, तो अब ये हो गया। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा, तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे कि कौन किस में तीनों पार्ट में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किए थे, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि गांधी जी जो वापस आए थे कॉमनल अवार्ड के मुद्दे पे, वो था क्या, और कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट हुआ क्यों था। देखिए, कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट एक्चुअली हुआ क्या, 16 अगस्त 1932 को बाय ब्रिटिश पीएम, कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड, अनाउंस्ड कर देते हैं वो कॉमनल अवार्ड का। ठीक है, कॉमनल अवार्ड क्या, 16 अगस्त 1932 को बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं कॉमनल अवार्ड को। इसमें कौन कौन था, दलित, मुस्लिम, वुमेन, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, ऑल हैव सेपरेट इलेक्ट्रोड। मतलब सभी को एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाएगा, मतलब सभी को एक सेपरेट चुनाव लड़ने का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसका विरोध था गांधी जी के पास। बाय दिस गांधी जी ऑन 20 सितंबर 1913, ये रामसे मैकडोनाल्ड ने इसको कब अनाउंस किया था, 16 अगस्त 1932 को, कॉमनल अवार्ड का। गांधी जी हंगर इसको लेके इस अवार्ड, ये जो कॉमनल अवार्ड की बात कही गई थी, अनाउंस किया गया था, इसको लेके गांधी जी नाराज़गी जताए और 20 सितंबर 1932 से हंगर स्ट्राइक पे चले गए यरवड़ा जेल में। यरवड़ा जेल कहाँ था, पूना में। और इन्होंने क्या कहा था, फास्ट अनटू डेथ, मतलब अब फास्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी डेथ ना हो जाए, क्योंकि गांधी जी कॉमनल अवार्ड के बिल्कुल खिलाफ थे। तो फिर क्या होता है, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है 6 दिन के बाद। पूना पैक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यरवड़ा जेल कहाँ है, पूना में ही, तो इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था,
गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में कि पूना पैक्ट आखिर था क्या। पूना पैक्ट कहता है 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मदन मोहन मालवीय एंड राजेंद्र प्रसाद 2 मीडिएटर बने थे पूना पैक्ट। ये मीडिएटर पूछा भी जाता है बहुत बार, ये मीडिएटर बहुत बार पूछा गया है कौन कौन था। तो मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद 2 मीडिएटर हुआ करते थे बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। इसमें क्या कहा गया था, सेपरेट इलेक्ट्रोड को एबॉलिश किया जाए दलित के लिए। दलित के लिए जो रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था उसको एबॉलिश किया जाए पहले। दूसरा देखिए, दलित को 18% रिजर्वेशन सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इस पे गांधी जी सहमत थे कि दलित को 18% का रिजर्वेशन दिया जाएगा लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया जाएगा। दोनों में 2 बात होती है। देखिए, रिजर्वेशन देना इसका मतलब हो जाता है कि 100 सीट में 18 सीट पे दलित ही आएगा जीत के, और सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ये फिक्स कर देना कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा या सिर्फ कोई दलित ही खड़ा होगा। ये फिक्स कर देना होता है कि वो जो प्लेस है वो सिर्फ मुस्लिम वोटिंग कर सकता है या सिर्फ दलित ही वोट कर सकता है। तो इसका विरोध ये था सेपरेट इलेक्ट्रोड। इसका विरोध था गांधी जी को, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन और भी बढ़ता हमारे देश में, डर था। फिर थर्ड वन का था सीट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इंक्रीज फ्रॉम 71 से 147 कर दिया गया था। सीट को क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंक्रीज कर दिया गया ताकि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके इक्वली। अब देखिए पूना पैक्ट को हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। पूना पैक्ट क्या हुआ था, गांधी जी ऑन बिहाफ ऑफ साइन किया था। गांधी जी के बिहाफ पे साइन कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय। और पूना पैक्ट कराने में 2 लीडर का हाथ था, किसका किसका सपोर्ट था, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद। दलित की तरफ से कौन थे, B.R. अम्बेडकर। दोनों के बीच में पूना पैक्ट का साइन हुआ। अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे। अब देखिए यही हम कह रहे थे कि अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेशन किसका किसका हुआ था सभी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 2 नाम आप लोग को याद रखना है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस पैक्ट, इस पैक्ट के बाद क्या हुआ, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या सब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देखिए गांधी जी स्टार्टेड दलित अपलिफ्टमेंट के लिए मूवमेंट ऑन 31 सितंबर 1932 में ही ऑल इंडिया अनटचेबल्स एंटी लीग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें ऑल इंडिया अनटचेबल्स एंटी लीग का नाम दिया गया। दूसरा, हरिजन सेवक संघ यूनियन बनाया गिवन टू दलित। दलित को नाम दिया गया हरिजन। ये पूछा जाता है कि दलित को हरिजन के नाम से कौन पुकारा था, तो गांधी जी ने। इसका क्या कहना था, इसका मतलब क्या था, हरिजन। गांधी जी ने कहा था दलित हरि का जन है, मतलब प्रभु के वो जन है, इसीलिए उनको कहा गया था हरिजन। गांधी जी ने हरिजन करके उनको संबोधित किया था। और देखिए हरिजन सेवक संघ यूनियन के प्रेसिडेंट कौन बने थे, G.D. बिरला साहब। G.D. बिरला प्रेसिडेंट बने थे हरिजन सेवक संघ यूनियन के। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ यूनियन के प्रेसिडेंट बने थे G.D. बिरला। और हरिजन के नाम पे गांधी जी ने मैगजीन भी चालू किया था 1933 से। अब देखिए हरिजन यात्रा गांधी जी ने 1933 में स्टार्ट किया था। इन 2 years ही ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी 20,000 किलोमीटर ट्रेवल किए थे।
2 साल में। और इसका मेन मकसद क्या था, मोटो क्या था, अनटचेबिलिटी को दूर करना, मतलब छुआछूत का दूर करना था। देखिए अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अब हम लोग आते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1932 में। प्लेस भी सेम था, सेंट जेम्स प्लेस, लंदन। पीएम कौन हुआ करते थे, रामसे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस विल नॉट पार्टिसिपेट, कांग्रेस सिर्फ एक में पार्टिसिपेट की थी, कौन सा, सेकेंड में। थर्ड में कितने डेलीगेट्स थे, 46 डेलीगेट पार्टिसिपेट किए थे। और एक इम्पॉर्टेंट, मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मतलब मुस्लिम लीग भी जो थे 2 में, फर्स्ट और सेकेंड में पार्टिसिपेट हुआ था। थर्ड में मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब देखिए आगे इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट देखते हैं। वाइट पेपर इश्यूड हुआ, लॉर्ड लिलिंगथो कमेटी बनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ठीक है, वाइट पेपर इश्यूड हुआ, ये याद रखना है हम लोग को। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वाइट पेपर का इश्यू हुआ था, लॉर्ड लिलिंगथो कमेटी बना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें आगे। थैंक यू।